नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है आपका अपने कृषि मित्र इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फसल प्रबंधन के सांस्कृतिक तरीकों के बारे में, यानी कि वो चीज़ें जो होती तो छोटी है लेकिन उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, और हमारे किसान भाई इन चीज़ों को छोटे समझकर कभी इन पर गौर ही नहीं करते। तो इन्हीं विषयों के बारे में आपको बताऊँगा, जैसे कि उचित प्रारंभिक जुताई। जब हम फसल के लिए खेत तैयार करते हैं तब जो पहली जुताई होती है वह अति महत्वपूर्ण होती है। अगर इस जुताई को आप 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी करें तो इसके कारण जो ज़मीन में छिपे वाइट ग्रब्स, सफ़ेद मक्खियों के अंडे, पौधों को खाने वाली टिड्डियाँ होगी, वह ऊपर सतह पर आ जाएगी, जिसके कारण उन्हें पक्षी खा लेंगे या फिर सूर्य की उष्णता के कारण वह मारे जाएंगे। पहली जुताई के बाद खेत को कुछ देर के लिए सूखने दें ताकि उसमें जो फफूंद वगैरह होगी वह भी सूर्य की उष्णता के कारण मारी जाएगी। नंबर 2, अच्छी किस्मों का इस्तेमाल। मार्केट में हर फसल की कई प्रकार की किस्में उपलब्ध है। उनमें से आपको किस किस्म का चुनाव करना है इस बारे में आपको बताता हूँ। तो 2 प्रकार की किस्में होती है उन्नत किस्मों में। एक होती है रोग प्रतिकारक किस्म और एक होती है ज़्यादा उत्पन्न वाली किस्में। तो जो रोग प्रतिकारक किस्में होती है वो ऐसी किस्में होती है जो रोगों को कम लगने देती है, और ज़्यादा उन्नत वाली किस्में यानी कि वह किस्में कि जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यह सबको पता है कि कुछ फसलों पर कीटों का आक्रमण कम होता है क्योंकि उनमें दूसरों की तुलना में अधिक प्राकृतिक प्रतिरोध होता है। यह किस्में कीट के हमले का विरोध करती है। इन्हीं को रोग प्रतिकारक किस्में भी कहा जाता है। धान की IR36 और IR64 यह किस्में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट से संरक्षण देती है, और धान की फाल्गुन शक्ति सुरेखा यह किस्में गाल मक्खी से संरक्षण देती है। वैसे ही TKM6 और रत्ना IR26 यह तनाछेदक कीड़ों से यानी कि स्टेम बोरर से संरक्षण प्रदान करती है। टमाटर की BWR5, BT1, BT2 और पंतबहार यह किस्में भी रोग प्रतिकारक किस्में हैं। ज़्यादा उत्पन्न देने वाली किस्मों की बात करूं तो गेहूं की पूसा तेजस, पूसा मालवी एवं पूसा उजाला, प्याज में भीमा डार्क रेड और गन्ने में CO 86062 और COC 85061 और CO 6304 यह किस्में ज़्यादा उत्पन्न देती है। तो तीसरा जो विषय है वह है बीज दर। उचित बीज दर के कारण घनता सही होगी। उचित बीज दर मतलब उतने ही बीज का प्रति एकड़ इस्तेमाल जितना आवश्यक है, जिससे फसल में ना ज़्यादा भीड़ होगी और ना ज़्यादा दूरी, जिससे फसल को आवश्यक हवा और सूर्य प्रकाश मिलेगा। तो बीज दर कितनी होनी चाहिए? धान में 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, गेहूँ में 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, मक्के में 8 से 10 किलो प्रति एकड़ और सोयाबीन में 32 से 37 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी चाहिए। और बीज दर को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता क्योंकि बीज दर बीज के साइज के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। अगर बीज छोटा हो तो बीज दर किलो के हिसाब से कम हो जाता है, और अगर बीज का आकार बड़ा हो तो बीज दर बढ़ जाता है। तो फसल लगाते वक्त बीज दर पर भी ध्यान दें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात होगी बुआई का समय। आप किस वक्त फसल की बुआई करते हो यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि जल्द बुआई से धान में गाल मक्खी, लीफ फोल्डर, ज्वार और बाजरे में शूट फ्लाई, हेडबग, मूंगफली में वाइट ग्रब और सरसों में एफिड्स, ये सब समस्याएं कम होती है। तो वही जल्द फसल लगवाने से कपास में बॉलवर्म की समस्या बढ़ती है। इसीलिए हर फसल के हिसाब से बुआई का एक समय होता है, उस निश्चित अवधि में ही बुआई करना फ़ायदेमंद होता है। आजकल कई लोग बाज़ार दामों के कारण बुआई कभी भी कर देते हैं, तो ये टाला जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे 2 पौधों के बीच का अंतर की। अगर पौधों में अंतर बहुत कम है, सारे पौधे बहुत पास पास है, तो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे, हवा और प्रकाश नहीं मिलेगा, कीटों का प्रभाव भी ज़्यादा हो सकता है।
और यदि कपास में अगर पौधे ज़्यादा पास हो गए तो उसके कारण आर्द्रता बढ़ेगी और चूसक कीटों का आक्रमण भी बढ़ेगा। लेकिन मूंगफली जैसी फसलों में अगर घनता ज़्यादा रहेगी तो थ्रिप्स, जैसिड्स और लीफ माइनर्स का अटैक कम होगा। यानी कि कपास की फसल में अगर घनता बढ़ी तो कीटों का आक्रमण ज़्यादा होगा, लेकिन मूंगफली जैसी फसलों में अगर घनता बढ़ी तो उसके फ़ायदे होंगे। तो इसलिए दो पौधों के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखें। तो हमारा अगला मुख्य पॉइंट है ट्रैप क्रॉप, जिसको हम जाल फसल के नाम से जानते हैं। तो ट्रैप क्रॉप मतलब प्रमुख फसल में कुछ ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो कीटों को अधिक पसंद आते हैं, ताकि अगर आपके खेत में कीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो वो ट्रैप क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगी, ना कि आपकी मुख्य फसल को, जिससे आपको पता चलते ही आप इन कीटों पर नियंत्रण कर सके, और अगर आप नहीं कर पाए तो आवश्यकता पड़ने पर सारी ट्रैप क्रॉप को नष्ट कर दे और आपकी मुख्य फसल को नुकसान नहीं होगा। जाल फसल के कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पत्ता गोभी के खेत में सरसों के पौधे, टमाटर के खेत में मारीगोल्ड के पौधे, और मूंगफली के खेत में लोबिया, और कपास के खेत में भिंडी के पौधे ट्रैप क्रॉप की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ट्रैप क्रॉप के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले कीटनाशकों के खर्चे को यह कम करता है, फसल की क्वालिटी अच्छी रखता है, ट्रैप फसल में भी उत्पन्न ले सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा रहेगा, जो कि हमारा अंतिम मुद्दा है, वह है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम अंतर फसल के नाम से जानते हैं। एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, इसी को अंतर फसल कहा जाता है। इस तकनीक से आप अतिरिक्त उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंतर फसल में फसलें एक दूसरे को लाभकारक भी होती है। उदाहरण के तौर पर अनाज या सब्जियों के साथ अगर आप फलियों को उगाओगे तो ये फलियाँ वातावरण के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाकर दूसरी फसल को मदद करेगी। अंतर फसल के कारण कीटों में भी कमी आती है, और मौसम के कारण अगर आपकी एक फसल खराब हो भी जाती है तो दूसरी फसल बीमा की तरह कार्य करेगी, और अंतर फसल में खरपतवार भी नहीं होते। इसलिए इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल लगाना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको अंतर फसल लगाने के कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मक्के की फसल में आप अगर मूंग या उड़द की फसल लगाते हो, गन्ने की फसल में प्याज, लहसुन या फिर आलू की, टमाटर की फसल में मारीगोल्ड की, कपास की फसल में तुअर, और टमाटर में लहसुन, और कपास में खीरे की फसल को आप अंतर फसल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही थी कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत मायने रखती है एक किसान के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। जय जवान, जय किसान।